नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारा प्रदेश भी, हिमाचल प्रदेश भी, फल और सब्जी उत्पादक राज्यों के रूप में जाना जाता है और बहुत सारे लोगों की आय का मुख्य स्रोत ही फल उत्पादन या सब्जी उत्पादन है। लेकिन दर्शकों, दिक्कत वहाँ होती है जब फल और सब्जियों की शेल्फ लाइफ कम होने के कारण समय रहते हमारे किसान और बागवान अपनी फसल, अपना उत्पाद सब्जी मंडी तक या जहाँ भी विक्रेता के पास पहुँचाना है वहाँ नहीं पहुँचा पाते, तो फसल ख़राब हो जाती है और उचित दाम नहीं मिल पाते और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो दर्शकों, सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसी तकनीक या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें इन फल और सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए और उसके साथ साथ उसका उपयोग जो है इस तरह से किया जाए ताकि आय में भी वृद्धि हो। जी हाँ दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में ही हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अर्थात आज चर्चा का विषय है फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण द्वारा आय में वृद्धि। वो प्रसंस्करण है क्या, कैसे आय में वृद्धि हो सकती है, अपने एक्सपर्ट के माध्यम से आज जानकारी हासिल करेंगे। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे जानकारी देने के लिए जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीषा कौशल। डॉक्टर मनीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर मनीषा इस विधा की एक्सपर्ट तो है ही हैं और साथ ही साथ वर्तमान में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन, हिमाचल प्रदेश में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यरत हैं और इस क्षेत्र में सेवाएँ दे रही हैं। डॉक्टर मनीषा, मेरा पहला सवाल आपसे, ये खाद्य प्रसंस्करण वास्तव में है क्या और इसकी क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है? जी, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग एक वह तकनीक है जहां साइंस और टेक्नोलॉजी के उपयोग करके जो हमारा प्राथमिक रॉ मटेरियल है उसको हम मूल्यवर्धित या मध्यवर्तित पदार्थों में तब्दील कर सकते हैं। जी जी, और महत्वता की जैसे आपने प्रश्न किया, महत्वता सबसे जो इसकी इम्पॉर्टेंट जो इसका वो है, भोजन को नष्ट होने से बचाना। जैसे कि अभी आपने बोला कि शेल्फ लाइफ कम है, तो हम जब फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारा मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है भोजन को, जो हमारा पैदावार है उसको नष्ट होने से बचाना, पौष्टिकता में इंक्रीज करना, उसका जो पौष्टिकता की जो स्तर है उसको बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, एक्सपोर्ट अर्निंग जनरेट करना, भोजन में विभिन्नता लाना, सेनाओं की खाद्य पूर्ति करना, ये सारे इसकी इम्पोर्टेंस है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है, इसकी महत्ता बहुत है। स्वाभाविक तौर पर महत्ता इम्पोर्टेंट है क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पर जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं, उनकी आय में भी वृद्धि होगी, जो उत्पाद है वो भी किसी न किसी रूप में यूज़ होंगे। और आपने तो बहुत सारी चीज़ें कही कि उनका उपयोग कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पर आपने सिलसिलेवार कहा। चलिए चरणबद्ध तरीके से एक एक चीज़ों पे चर्चा करते हैं ताकि आम जनमानस को और हमारे किसान और बागवानों को लाभ मिले आज की इस चर्चा से। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये कि ये जो फलों और सब्जियों के जो प्रसंस्करण की हम बात करते हैं, कैसे आय में वृद्धि हो सकती है आम किसान और बागवान की इससे? जी, तो जैसा कि आपने जानते हैं या अभी आपने मेंशन भी किया कि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर 60 से 65% की जो आबादी है वो कृषि या उससे संबंधित कार्यों से अपना जीवन वो निर्वाह कर रही है। और अगर हम फोकस करें फल एवं सब्जियों के बारे में, तो अधिक नमी होने की वजह से इनकी जो शेल्फ लाइफ है, जो इनकी जीवन अवधि है, वो सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो हमारा जो कृषि वैज्ञानिक है वो जब इसकी फसल तोड़ाई उपरांत जो इसकी नष्ट होने की जो एक काल है, अगर उससे पहले इसका रख रखाव सही ढंग से कर ले और इसकी प्रोसेसिंग कर ले, तो इससे जो हमारे किसान भाइयों को एक उचित जो उनकी आय का साधन प्राप्त हो सकता है। यानी रख रखाव, प्रोसेसिंग प्रॉपर हो और फल जैसे ही आपने कहा जैसे ही तैयार होता है उससे पहले ही वैज्ञानिक विधि से, तकनीक से, कोई ऐसी विधि से इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए तो संभवतः जो है आय में वृद्धि होगी। जैसे इसी चीज को जैसे हमें जब ये पता है कि हमने जो हमारा प्रोड्यूस है वो हमने कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है। अगर सोलन से टमाटर दिल्ली जाना है तो इसकी, वैसे तो किसान हमारे आज की डेट में बहुत
इक्विप हो चुके हैं, जी। उनको इतने समय से वो अपनी पैदावार जी। जब कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस के तौर पे उन्हें ये पता है जी। कि अगर हम इस स्टेज पे इसको तोड़ेंगे तो हम इतने समय में इसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा पाएंगे। जी। तो इस पे हमारे वैज्ञानिकों ने भी बहुत शोध कार्य किया है कि उसकी राइपनिंग को कैसे कम करें, उसकी जी। शेल्फ लाइफ के लिए कोटिंग क्या करें, जी। उसे कैसे किस माध्यम से उसकी पैकेजिंग करें ताकि हमारे किसान भाइयों को मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वैसे तो किसान बागवानों को जानकारी होती है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है जी। वो ये उनका कार्य क्षेत्र है, व्यवसाय है उत्पादन, तो उनको जानकारी होती है किस समय तोड़ना। लेकिन आप वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि आप जो है इसमें शोध कर रहे हैं, किस तरह से तकनीक और वैज्ञानिक विधि से इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए या फिर इनको जो है ख़राब होने से बचाया जाए, जी सर। ये इस पे आप काम करते हैं, इस पे आप शोध करते हैं, और कैसे कैसे शोध कर रहे हैं उस पे मैं आपसे सवाल जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा मैं हमारे दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बताएं कि ये जो खाद्य प्रसंस्करण है इसकी देश में क्या स्थिति है। बिल्कुल। तो जो खाद्य प्रसंस्करण है या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको सूर्य उदय यानी कि सनराइज ये इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा देश है, भारत देश है, फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो पैदावार है उसमें विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। पहले पे चीन आता है, चाइना आता है। तो सेकंड नंबर पे आने के बावजूद मात्र 2% हमारा उत्पाद ही प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस सिर्फ 2? आपने कहा कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश हैं फल और सब्जियों की पैदावार में। लेकिन प्रोसेसिंग की जब बात आती है, प्रसंस्करण की बात आती है, तो उसमें सिर्फ 2%। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई कारण है। पहले तो मैं ये बताऊंगी आपको, जो हॉर्टिकल्चर एडवांस कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील है, फिलीपींस है, मलेशिया है, यूएस है, इसमें 60 to 65% जो उत्पाद है वो प्रोसेस हो रहा है। तो हमारे देश में कुछ तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ प्रोसेसिंग की जो वैरायटीज़ हैं वो अभी तक नहीं बनी हैं। जो भी हमारा प्रोड्यूस फ्रेश मार्केट में नहीं सेल होता है किसी कारणवश, उसका साइज़ छोटा रह गया है या मार्केट में ग्लट आ गया है, या जैसे पीछे हमारे रोड्स एक्सेसिबिलिटी ख़त्म हो गई थी, बारिशों की वजह से हमारे रास्ते बंद हो गए थे, तो उन प्रोडक्ट को ही हमारे यहाँ प्रोसेसिंग पे लाया जाता है। जबकि बाहर की जो एडवांस कंट्रीज़ में प्रोसेसिंग के लिए अलग वैरायटीज़ हैं, स्पेसिफिक वैरायटीज़ हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में एक ये फ़ायदे की जो बात है कि हमारे देश का जो टोपोग्राफी है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो इस तरह से हैं कि हमें 12 महीने कोई ना कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलते रहते हैं। तो आज भी हमारे लोगों का जो रुझान है वो फ्रेश कमोडिटीज़ के लिए ज़्यादा है। प्लस जो हमारी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है, जो मैंने बोला कटाई उपरांत होने वाली जो नुकसान है, क्षति है, वहाँ पर हम थोड़ा सा अभी मात खा जाते हैं कि वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर हम उसको रोक लें तो हमारे पास काफ़ी आय के साधन हो सकते हैं। उसको रोक लें यानी बहुत सारा कुछ, काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है स्वाभाविक तौर पर, जो आप आंकड़े दे रही हैं। क्योंकि इतने बड़े उत्पादक देश होने के बावजूद भी जो हमारा प्रसंस्करण का जो प्रतिशत है बहुत कम। मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम मिल्क से कंपेयर करें, दूध से, तो 35% प्रोसेसिंग दूध में होती है, 8% हमारी सी फूड में होती है, 6% पोल्ट्री, 21% मीट में होती है। तो इसलिए फल एवं सब्जियां जो हैं, फल और सब्जियों में प्रसंस्करण ये मात्रा बहुत कम है और नेग्लिजिबल है उस हिसाब से अगर हम देखें कंपैरेटिवली अगर हम देखें। जैसे आप और आपने कहा कि जो दूसरे उत्पादक देश हैं, ब्राजील का उदाहरण दिया आपने, इन देशों में उस तरह का उत्पादन नहीं होता, लेकिन प्रोसेसिंग और जो प्रसंस्करण है वो बहुत अच्छी तरह से होता है और उनका प्रतिशत काफ़ी अच्छा है। ऐसे में डॉक्टर साहब क्या करने की आवश्यकता है? कोई आप किस तरह का सुझाव देती हैं या क्या करना चाहिए? निवेश इस क्षेत्र में ज़्यादा संभावना है या फिर उद्यमिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है? किस तरह से जो है ये जो प्रतिशत है 2%, इसको बढ़ाया जाए ताकि स्वाभाविक तौर पर, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि फिर अगर हम ज़्यादा शेल्फ लाइफ बढ़ा सकें, अगर अच्छा प्रसंस्करण हो तो स्वाभाविक तौर पर आय वृद्धि होगी। क्या किया जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल, इस जो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं जहां हमें कार्य करने के लिए अभी भी निवेश करने की बहुत पॉसिबिलिटीज है। एक तो मैंने कहा शेल्फ लाइफ, अगर हमारा जो प्रोड्यूस है, जो हमारा फ्रेश कमोडिटी है, उसी को ही अगर हम रख रखाव इस ढंग से करें कि उसको फ्रेश फॉर्म में ही उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब सही समय पे हार्वेस्टिंग, सही ढंग से उसकी ट्रांसपोर्टेशन, सही
फॉर्म में वो वेंडर तक पहुंचे। जी। तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं। जी। यहाँ पर अभी हम प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर अभी हम कमर्शलाइजेशन के लिए जी। वैक्सिंग जैसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो रेस्पिरेशन को, उसकी राइपनिंग को रोक देते हैं। जी। उस पर भी बहुत कार्य हो रहा है। जी। तो एक तो ये है, एक तो पहला चरण ये हो गया। जी। मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाने फ्रेश के फॉर्म लिए, में जी, बढ़ाना। fresh form में, सेकंड है बिल्कुल। प्रोसेसिंग। जी। जिन प्रोड्यूस की ग्लट आ जाए या साइज छोटा रह जाए या किसी कारणवश वो फ्रेश मार्केट में प्रोड्यूस नहीं बिक रहा है, उसकी प्रोसेसिंग, ताकि जो किसान भाई ने मेहनत करी है, जो जी। उसने इतनी लागत लगाई है, जी। उसमें उसको लॉसेस कम से कम हो। ताकि, क्योंकि कई बार जैसे आपने कहा कि फल छोटा हो गया या किसी कारणवश कुछ ग्रोथ प्रॉपर नहीं ग्लट हुई। आ गया मार्केट जी, में, ग्लट है आ गया, ना? तो बिल्कुल। सेकंड इज प्रोसेसिंग। जी। तीसरा है लॉजिस्टिक। जी। लॉजिस्टिक एक वो डिपार्टमेंट है जहां राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल, मतलब जो आपके प्राथमिक उत्पाद से लेके एंड यूजर तक की जो श्रृंखला है, जी। उसके हर एस्पेक्ट पे प्रोजेक्ट्स होते हैं। जी। जैसे आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जी। प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, वेयर हाउसिंग, लेबलिंग, रीलेबलिंग, टैगिंग, ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें बहुत अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। महिलाओं के लिए क्या है, वो तो मेरा सवाल था, बिल्कुल। महिलाएं, जैसे हम लोग महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी अपनी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के रूप में आके अपने घरों से, अपनी पंचायतों से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी इन प्रोडक्ट्स को बना सकती हैं। कैसे? जैसे हमने अपने ही विश्वविद्यालय में, अपने वो डिपार्टमेंट में हम ट्रेनिंग्स देते हैं। जैसे हमारे सोलन को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, तो हमने उनको ये बताया कि मार्केट में अभी तक मशरूम के उतने प्रोडक्ट्स नहीं हैं जितना वो कर सकती हैं इसमें निवेश। तो अगर मशरूम की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा 95% से भी ऊपर है, तो अगर मशरूम को हम सुखा के, ड्राई करके, उसका पाउडर फॉर्म में ले लें और उसको हम अपने प्रोडक्ट में फोर्टिफिकेशन करें, तो इससे न केवल पौष्टिकता बढ़ेगी परंतु मार्केट में नए प्रोडक्ट आएंगे। जी। महिला उद्यमियों के लिए एक तो आपने कहा कि मशरूम का जो है इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। और क्या महिलाओं के लिए, क्या उद्यमिता में और क्या क्या कर सकते हैं? कोई जो आपने कहा कि किचन में या घर में रह के भी जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आपसे प्रशिक्षण लेने के उपरांत बहुत कुछ कर सकती है। क्या क्या कर सकती हैं? और आजकल तो महिलाओं के लिए हमने बहुत ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और उस ट्रेनिंग में हम उनको, सिर्फ महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेकरी के प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं उसमें हम फ्रूट वेजिटेबल की फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में हम एक पास्ता, बच्चों के लिए पास्ता, मैक्रोनी आजकल बहुत हैं, लेकिन हमें उनका पोषण भी ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ भी ध्यान रखनी है। तो हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक ट्राई कलर पास्ता सेल कर रहे हैं, कमर्शियलाइज हमारा प्रोडक्ट है, जो सूजी से बना है और उसमें जो ट्राई कलर है वो एक जो कलर है वाइट जो सूजी का है, एक हरा रंग है, उसमें हम पालक के जो पत्ते हैं उसका पाउडर के साथ उसको बना रहे हैं। तीसरा हमारा जो है बीट रूट, चुकंदर, उसके साथ फोर्टिफाई करके हम पास्ता बना रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ड्राइड प्रोडक्ट है। अगर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटी छोटी अपनी यूनिट मशीन ले लें तो ये ड्राइड प्रोडक्ट है, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें स्पॉइलेज के चांसेस कम होते हैं। तो ये चीज़ें छोटी, पापड़, मशरूम युक्त पापड़ की हमने ट्रेनिंग दी है। जैसे घरों में अगर जैसे पापड़ बनते हैं तो हमने उनको यही कहा है कि मार्केट में पापड़ तो है पर मशरूम फोर्टिफाइड कोई पापड़ नहीं है। तो जो पापड़ हम सेल करते हैं, अगर हम उसमें 5 से 7% मशरूम का पाउडर या मशरूम की लेई डाल के उसको बनाएंगे तो ये नया प्रोडक्ट है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नई चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, ये महिलाओं के लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है आज के कार्यक्रम देखने के बाद काफ़ी महिलाएं उत्साहित होंगी और प्रेरित भी होंगी इस क्षेत्र में आने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जो ये फल उत्पादन जो करते हैं गांव में महिलाएं उद्यमी जो, तो उसमें ये जैम, अचार या इस तरह की चीज़ें भी आप इनको मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग इनको पहले यही बताते हैं कि गुद्दा, पल्प जिसको बोलते हैं, कि जब मान लो कोई चीज़ मार्केट में ग्लट में आ गई है लेकिन समय का अभाव है, आपके पास जैम बनाने का समय नहीं है और क्योंकि आपको और भी कार्य करने हैं, तो हमारा मेन जो उनको ऑब्जेक्टिव रहता है कि पहले आप फलों को, जैसे मान लो सेब है या प्लम है, प्लम की मार्केट कई बार इतना खट्टा आ जाता है या नहीं बिकता है, तो हमारा यही मान्यता होती है कि आप फल, या मान लो टमाटर है, पीछे तो टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो अगर जब टमाटर का रेट कम था, अगर उस समय हम टमाटर का गुद्दा बना के रख लें तो हम समय आने पे उसका पेस्ट, उसकी प्यूरी बना के सेल कर सकते हैं। तो जो अभी टमाटर का रेट है उससे कितना गुना वो रेट सेल होता और कितनी आय में वृद्धि होती, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि इस क्षेत्र में
निवेश की बहुत संभावना है, और आपने 3 चरण बताए और तीनों चरण में जो है बहुत सारी संभावना है। और महिलाओं के लिए तो घर द्वार पे जो है दरवाजे खुले, और इसके लिए जैसे आपने कहा कि फिर आप जो है उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सहायता भी देता है, सहायता के ट्रेनिंग के तौर पे, उस पे भी मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मेरा एक महत्वपूर्ण और सवाल है कि ये जो फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर जो आप शोध कार्य कर रहे हैं, किस तरह का शोध कार्य कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। यानी स्वाभाविक तौर पर आप एक तो ये तो काम कर ही रही हैं कि कैसे शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाए, पौष्टिकता का भी ध्यान रखा जाता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे विभाग में डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी नौनी में 5 मेन एस्पेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। 5 में जो नंबर 1 है वो वही है कि फलों एवं सब्जियों की फ्रेश फॉर्म में रख रखाव। नंबर 2 है जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल में जो कुछ ऐसे बायो एक्टिव कंपाउंड हैं जिसकी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, करेक्टराइजेशन करते हैं और उनकी फोर्टिफिकेशन करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जामुन आपने सुना है, बहुत ही इम्यूनिटी बूस्टिंग फ्रूट है। प्लम इम्यूनिटी बूस्टिंग फ्रूट है। इसके अंदर जो एंथोसाइनिन है, जो लाल रंग होता है, कोविड काल में आपने इम्यूनिटी का नाम बहुत सुना है, तो इम्यूनिटी का फायदा अब हमें पता चल गया है कि इम्यूनिटी हमारी थी तो हम भगवान की कृपा से बचे रहे और अपना जीवन कार्य निर्वाह कर रहे हैं। तो ये जो इम्यूनिटी है इसका बहुत रोल है। तो ये जो बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लो हमारा जामुन की बात कर रही थी, उसमें से अगर वो एंथोसाइनिन है जो लाल कलर का, उसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग कंपाउंड है, तो हमने अपनी शोध कार्य के दौरान उससे हमने जो एंथोसाइनिन एक्सट्रैक्ट किया, उसको स्टडी किया, और बाद में जो दूध वाली आइसक्रीम है उसमें हमने फोर्टिफाई किया। तो दूध में जैसे एंथोसाइनिन नहीं होता है तो हमने वहां पर उसकी फोर्टिफिकेशन करके उसका जो पोषण स्तर है वो बढ़ाया। तो ये हमारा सेकंड एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट रहता है हमारा वाइल्ड और जो हमारे अंडर एक्सप्लॉइटेड क्रॉप्स है उन पे कार्य करना। जैसे आजकल मिलेट का वो माना जा रहा है, ईयर मोटा अनाज, हम सब आज की डेट में अब जाके हम मिलेट की वैल्यू को समझे हैं। अभी पीछे जो रेड क्रॉस का मेला था शिमला में, तो हमारे विभाग ने मिलेट के 16 जो प्रोडक्ट्स थे वो हमने डिस्प्ले किए। तो हमने मिलेट के नाचोस, चिप्स आते हैं, नूडल्स थे, कुकीज थे, बिस्किट्स थे, स्नैक्स आइटम्स थी, वो हमने बना के शोध कार्य करके हमने स्टैंडर्डाइज किए हैं। उसी प्रकार से हमने वाइल्ड जो फ्रूट्स है जैसे दाड़ू है, काफल है, हमने इनके प्रोडक्ट्स भी तैयार किए हैं। तो ये तीसरा एस्पेक्ट है। चौथा है हमारा फर्मेंटेशन, किण्विकृत उत्पाद। किण्विकृत में सिर्फ आपकी ड्रिंक नहीं आती हैं, किण्विकृत में हमारे और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कैबेज है, पत्ता गोभी का अचार, फर्मेंटेड पिकल। फॉरेन में जो अचार खाया जाता है वो हमारे देश जैसा नहीं होता है। हम तो मसालेदार, तेल युक्त, थोड़ा मसाला वाला खाते हैं, उससे हमें लगता है कि भूख ज़्यादा लगती है। पर बाहर के देश में तेल और ये इतना नमक और इतना मसाला नहीं खाते हैं, वो पौष्टिकता पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम स्वाद पे देते हैं। हाँ, हमें स्वाद और पौष्टिकता थोड़ा सा बैलेंस करने में अभी वो है। बाहर के देश में फर्मेंटेड पिकल, फर्मेंटेशन करके क्या होता है कि जो हमारे मैक्रो कंपाउंड है वो टूट के माइक्रो में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो आसानी से हो जाती है। तो कैबेज, जो पत्ता गोभी का फर्मेंटेड अचार, वैसे हमने अभी शोध कार्य किया है, मैंने उसका पेटेंट भी लिया है, जो हमारी कांगड़ा टी है, चाय पत्ती है, उसका हमने फर्मेंटेड पिकल बनाया है। तो उसको हम लाफे बोलते हैं। म्यांमार जैसे देशों में ये हर घर में होता है। तो इस टॉपिक पे भी हमने शोध कार्य किया और पेटेंट भी हासिल किया है। और 5वां जो हमारा एस्पेक्ट रहता है कि फलों एवं सब्जियों के कमर्शियल वैल्यू एडिशन करना और जो उनकी वेस्ट है उनकी यूटिलाइजेशन करना। तो ये हमारे 5 पहलू हैं। डॉक्टर साहब, आपने विस्तार से कहा कि इस विषय पे संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन आप जो है उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय इस पे काम भी बहुत कर रहा है, शोध भी बहुत कर रहा है, और आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है कि आप जो है ना केवल शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ना केवल आय वृद्धि, किसान बागवानों की आय वृद्धि बढ़ाने के लिए, अपितु लोगों के स्वास्थ्य में कैसे इम्यूनिटी बूस्टर दिया जाए, और जो फल उत्पादन जो आप प्रिजर्व कर रहे हैं, जो जिनका प्रसंस्करण है, उसमें वो एडिशन, वो ऐड किया जाए जो जिससे इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वो महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि आप चूंकि हम उद्यमिता की बात कर रहे थे, लोगों को प्रेरित करने की बात कर, प्रोत्साहित करने की बात कर रहे थे, क्या वैसे कोई प्रशिक्षण, अगर मान लीजिए एक आम आदमी ने, मैंने या मेरे किसी जानने वाले ने, मान लीजिए किसी बागवान किसान ने इन चीज़ों पर प्रशिक्षण लेना हो आपसे व्यवसाय के लिए, तो आपकी तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से क्या सहायता मिलती है, कैसे आप ट्रेन करते हैं? जी,
तो जैसा अभी हम इस बात कर रहे थे कि हम 5 एस्पेक्ट पे काम करते हैं, तो हर वर्ष हम 6 से 8 जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे करते हैं, सेंसरी के बेसिस पे करते हैं, शेल्फ लाइफ के बेसिस पे करते हैं। और जब वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है, जब उनका मानकीकरण हो जाता है, तो हम उनको अपनी ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग्स, एग्जीबिशन, किसान मेले के माध्यम से हम उनको पॉपुलराइज करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं। इसके अलावा हमारी ये किताब है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, वाई.एस. परमार की ये जो हिंदी बुकलेट है, उसमें हमारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के, यूनिवर्सिटी के जो भी टेक्नोलॉजीज स्टैंडर्डाइज रहती हैं, हम उसमें उनको हिंदी भाषा में छापते हैं जी। इसके अलावा हमारे विभाग में, हमारे यूनिवर्सिटी में 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स चल रहा है जी। वो फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड बेकरी प्रोडक्ट्स पे है एक्सक्लूसिवली। 1 वर्ष का डिप्लोमा। जी जी। तो उसकी डॉक्टर साहब क्या योग्यताएं और क्या फीस स्ट्रक्चर, ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं जो इसमें आना चाहते हैं। जी, तो ये जो हमारा 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो हर वर्ष जुलाई अगस्त जब +2 के रिजल्ट आते हैं उसके बाद ये हमारी वेबसाइट पे आती है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, +2 पास सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एज का कोई इसमें नहीं है। महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, बच्चे +2 का सर्टिफिकेट लेके हमारे पास इसमें इनरोल हो सकते हैं। और फीस की जहाँ तक बात करें तो 1 साल का जो ये कोर्स है, इसकी फीस मात्र 5,000 रुपये है। जी। 1 साल का प्रशिक्षण जो है वो मात्र 5,000 तो कुछ नहीं होता, और इतना बढ़िया आप प्रशिक्षण उनको देते हैं। और उनको अगर अपना कारोबार करना है उसके लिए भी आप प्रोत्साहित करते हैं, पूरा ट्रेन करते हैं, पूरा प्रशिक्षण देते हैं। जी। और साथ ही साथ आप मोटिवेट, प्रेरित भी करते हैं स्वाभाविक तौर पर, जैसे आपने कहा कि इस क्षेत्र में कैसे निवेश करें या इस क्षेत्र में कैसे जो है। हमारे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं इस डिप्लोमा के ही, जो हमारा जो हमारा कोर्स कंटेंट बना है उसमें जो हमारा ना केवल हम उनको प्रोसेसिंग सिखाते हैं, पर हम उनको फूड में पोषण था क्या है, प्रोसेसिंग करने के बाद कितनी रह जाती है वो भी बताते हैं। उनकी शेल्फ लाइफ स्टडी की माइक्रोबायोलॉजी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ्टी कैसी है। और 5वां जो हमारा कोर्स है वो रहता है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैनेजमेंट। तो कल को अगर उन्होंने बैंक से लोन लेने हैं या उन्होंने अपना बिजनेस स्थापित करना है, तो हम उनकी केस स्टडी या उसको बनाने में भी हम उनकी मदद करते हैं। तो ये हमारा पूरा इसका कोर्स कंटेंट बना हुआ है। पूरा कोर्स कंटेंट है और आप पूरी जानकारी जो है उनको देते हैं। और आपने कहा कि पूरा कैसे उद्यम व्यवसाय शुरू करना है उसके लिए भी आप उनको मोटिवेट करते हैं, वहाँ तक एजुकेट करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जो आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और आपने कहा कि वो फीस भी कोई नॉमिनल जैसे चार्जेस, और महत्वपूर्ण चीज़ एक और कि उसमें कोई आयु का क्राइटेरिया नहीं है, कोई नहीं। यानी महिला आते हैं हमारे पास, हैं मैरिड लेडीज हमारे पास ज़्यादा आती हैं इस चीज़ के करने के लिए। उनको लगता है हम घरों में भी ये चीज़ें सीखेंगी और अपने घर से इसको स्टार्ट करके छोटे छोटे वो इकाइयों के तौर पे माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। जी, मुझे लगता है डॉक्टर मनीषा आज महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पे आपने जो है सुझाव और प्रेरित स्वाभाविक तौर पे किया, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, क्योंकि आप वैज्ञानिक हैं और खुद महिला हैं, तो स्वाभाविक तौर पर महिलाओं को ज़्यादा मोटिवेट करना भी चाहिए और आप कर भी रही हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये कि जो हम फंक्शनल फूड की बात कर रहे थे, इम्यूनिटी फूड की बात कर रहे थे, आम जो किसान है, बागवान है, आम नागरिक है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें, किस तरह से जो है इम्यूनिटी का ध्यान रखा जाए, और फूड में प्रोसेसिंग के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? जी, इम्यूनिटी बूस्टिंग की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, बच्चों से ले लो या बड़ों को ले लो, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा खान पीन है, जो हमारी स्ट्रेस कंडीशंस हैं, उसकी वजह से हमारी जो जीवन शैली जिस तरह से हम व्यतीत कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसी डिजीजेस, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स का सामना करना पड़ रहा है जहाँ हम हर चीज़ के लिए दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। तो हमें अपनी कुछ खान पीन में ही कुछ ऐसा बदलाव करना चाहिए या करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम करना पड़ेगा बिल्कुल। क्योंकि बचपन से लेकर किशोरावस्था से लेकर जो है आप दवाइयों के ऊपर ही अगर आप निर्भर हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, वो बड़ा अनिवार्य है। वो कैसे किया जाए? हमें अपनी जो फूड हैबिट्स है उनके साथ थोड़ा सा हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हमें इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कई चीज़ों को पहली बात तो कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ना पड़ेगा। अब हमें कोविड के बाद ये तो समझ आ गया है कि कौन से फूड हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, पर कौन से अच्छे हैं वो देखना पड़ेगा। तो हमारे विभाग ने इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड या हेल्थ फूड या फंक्शनल फूड पे बहुत कार्य किए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अदरक के हमने बहुत सारे मूल्यवर्धित पदार्थ बनाए हैं।
अदरक अगर वैसे हमें पता है कि अपने आप में डॉक्टर है, औषधि है, जी। पर क्योंकि उसका पर टेस्ट उसका उपयोग पता नहीं होता। हार्श है, उसका टेस्ट इतना हार्श है कि हम कच्चे तौर पे उसको चलते फिरते नहीं चबा पाएंगे, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। जी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने डिपार्टमेंट में जो हमने शोध कार्य किए, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज की, हमने लॉलीपॉप बनाई अदरक की, जिसमें हमने शहद और अदरक का पाउडर या अदरक के जूस के साथ हमने ये लॉलीपॉप्स के ऊपर हमने ये शोध कार्य किया और हमने इसका पेटेंट भी हासिल किया है। पेटेंट भी हासिल किया है। जी। और स्वाभाविक तौर पर शहद और अदरक का मेल और बड़ा बेजोड़ मेल है, मुझे तो ये लगता है। और इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, और खांसी- खासकर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में सर्दियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो खांसी वगैरह इसके लिए भी। तो ये जो आप इस तरह का पेटेंट भी आपने हासिल किया है, तो आम जनमानस इसका उपयोग कैसे करे या इसका उत्पाद कैसे करे? अब जैसे ये टेक्नोलॉजी हमने स्टैंडर्डाइज कर दी है, वैसे ही हमने अदरक के 5-6 प्रोडक्ट्स और स्टैंडर्डाइज किए हैं। जैसे हमने माउथ फ्रेशनर, अदरक का हमने माउथ फ्रेशनर भी स्टैंडर्डाइज किया है। मीठा और चटपटा हमने उसमें फ्लेक्स बना दिए हैं, छल्ले बना दिए हैं। इसके अलावा हमने अदरक की गोलियां बनाई हैं, चटपटी गोलियां। हमने मुलेठी, ग्लोए और पिपली के मिश्रण के साथ भी इम्यूनिटी बूस्टिंग टेबलेट्स बनाई हैं, जी। जेली कैंडीज बनाई हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं। अगर कोई ये इस पे इंटरप्रेन्योरशिप लेना चाहता है तो हम MOU के माध्यम से जी ये साझा कर सकते हैं। जी। यानी जो आपने शोध कार्य किया है, और बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है आपने इन चीज़ों पे, खासकर इम्यूनिटी बूस्टर की बात करें, बीमारियों या दवाइयों से बचने की बात करें, तो इन चीज़ों पे आपने बहुत बहुत अच्छे अच्छे शोध कार्य किए हैं। लेकिन आपने कहा कि आम व्यक्ति भी, आम जनमानस भी, या जो व्यावसायिक इस क्षेत्र में आना चाहता है, वो आपसे MOU साइन करने के उपरांत आपसे ये आप टेक्नोलॉजी हस्तांतरण करते हैं, उस तरह के जो भी आपके मापदंड होंगे, जी, तो स्वाभाविक तौर पर आपकी तरफ से ये सीधा सीधा संदेश आम नागरिक को, बागवान को, किसान को, कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं और इस क्षेत्र में जो है अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, वो आपके साथ जो है संपर्क करें, आपके विभाग में, विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और आपसे उन MOU के माध्यम से उनसे आप जो है वो स्थानांतरण करेंगे जो भी टेक्नोलॉजी है। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।